इस वीडियो में हम अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास में घटी एक घटना के बारे में जानेंगे। 43 वर्षीय डायने होलिक एक सफल महिला थी जो कि IBM कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर थी। 16 नवंबर 2001 की सुबह वो एक निर्धारित फोन कॉल से चूक गई, जिससे उसके सहकर्मियों में तुरंत चिंता पैदा हो गई, क्योंकि हर कोई उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जानता था। इसलिए जब कई बार फोन करने पर उसने फोन नहीं उठाया तो उसके सहकर्मियों ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें डायने के घर की जांच करने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर अधिकारियों ने एक भयानक दृश्य देखा। इस महिला के साथ क्या हो सकता था? आखिर पुलिस ने ऐसा क्या देखा जिससे वो चौंक गए? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डायने टेमी होलिक का जन्म 1958 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे एक अच्छी और खुशमिजाज इंसान बताया। उसके दृढ़ संकल्प और काम के प्रदर्शन ने उसे 20 से अधिक वर्षों तक आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति बना दिया। उसने दुनिया के सबसे बड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेकर और सप्लायर में से एक IBM कंपनी में काम किया था। 1996 में वो ऑस्टिन शहर चली गई। इस समय तक वो टेक्सास की एक कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर थी, जिसने उसे वर्क फ्रॉम होम से काम करने की अनुमति दी थी। डायने ने ऑस्टिन के उपनगरीय इलाके में एक लग्जरी घर खरीदा और एक ऐसा जीवन जिया जिसके बारे में कई लोग केवल सपना देख सकते हैं। नवंबर 2001 के मध्य में टेक्सास में तूफान की चेतावनी प्रभावित थी। मूसलाधार बारिश और बवंडर ने ऑस्टिन शहर को प्रभावित किया, लेकिन डायने ने अपने घर से काम करना जारी रखा। 16 नवंबर की सुबह उसकी कंपनी ने एक वर्क कॉल निर्धारित की, लेकिन उसने अपने फोन का जवाब देना बंद कर दिया। डायने के पास उसके घर के फोन सहित कई अन्य फोन थे, हालांकि उसने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। उसके सहकर्मियों ने उसे कॉल बैक करने के लिए एक मैसेज छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है। इसलिए उन्होंने पुलिस विभाग से संपर्क किया और उनसे डायने के घर पर किसी को भेजकर ये जांच करने के लिए कहा कि क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जब पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंचे तो डायने के पड़ोसी ने उन्हें देखा और उनसे कहा कि उसके पास डायने के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है। जिसके बाद पुलिस उसके घर के अंदर चली गई, जहां पूरी तरह से सन्नाटा था। डायने से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने दूसरी मंजिल पर उसके बेडरूम का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें डायने होलिक का निर्जीव शरीर मिला। डायने का घर सबसे साफ अपराध स्थलों में से एक बन गया था। उसके घर में चोरी या अवैध प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। पूरी तरह से तैयार डायने का शरीर उसके बिस्तर पर पड़ा था, जिसके बाद जासूसों को तुरंत एहसास हुआ कि वहां पर एक अपराध हुआ है। उस महिला की गर्दन पर रस्सी जैसी किसी चीज से गला घोटने के अलग अलग निशान थे। साथ ही उसकी कलाइयों को बांधने के निशान भी थे। संभवतः उसे किसी केबल से बांधा गया था। घर में साफ सफाई, अछूते कीमती सामान और जबरन प्रवेश के संकेतों की अनुपस्थिति के कारण जासूसों का मानना था कि डायने की मृत्यु उस व्यक्ति के हाथों हुई है जिसे वो जानती थी। उन्होंने सोचा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसे इतना भरोसा था कि वो घर में प्रवेश कर सकता था। मृत्यु से पहले किसी ने उसे इंटीमेसी के लिए मजबूर करने का कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि जासूसों को बेडरूम के प्रवेश द्वार से पहले कालीन पर कई काले धब्बे और लाल धब्बे मिले। केवल एक चीज जिसने जासूसों की नजर को पकड़ा, जो कि लिविंग रूम में सोफे के पीछे एक तौलिया पड़ा हुआ था। क्योंकि ये स्वच्छता और व्यवस्था की समग्र तस्वीर में फिट नहीं बैठता था, इसलिए उन्होंने इसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। पुलिस ने डायने को जानने वाले लोगों से पूछताछ की और उन्हें पता चला कि उसका कोई दुश्मन नहीं था, या शायद उसके दुश्मन के बारे में कोई नहीं जानता था। पुलिस को यह भी पता चला कि वो डेनिस कॉनले नामक व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। डेनिस वो व्यक्ति था जिसके साथ डायने अपना भावी जीवन बिताना चाहती थी। वो पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उसकी पहले वाली शादी जल्द ही खत्म हो गई थी। डायने और डेनिस की मुलाकात एक डेटिंग साइट के माध्यम से हुई थी। पिछली शादी से उसके 2 बच्चे थे और उसका एक्स हस्बैंड एक बिजनेसमैन था। डेनिस ऑस्टिन शहर से लगभग 150 मील दूर ह्यूस्टन शहर में रहता था, जहां डायने दूरी और कम मुलाकातों के बावजूद ऑस्टिन में रहती थी। 2 महीने के संचार के बाद वो जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। डेनिस ने डायने को $17,500 की प्लेटिनम अंगूठी के साथ शादी के लिए प्रपोज किया, जिस पर डायने ने उसे हाँ कह दिया। डायने के करीबी दोस्तों ने जांचकर्ताओं को बताया कि डेनिस के साथ उसके रिश्ते हाल ही में खराब होने लगे थे। वो एक स्वतंत्र महिला थी जिसने अपना जीवन करियर बनाने के लिए समर्पित कर दिया, जबकि डेनिस कभी कभी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था। इसके साथ डायने को परेशान करने वाली एक और बात, जो कि डेनिस द्वारा ह्यूस्टन जाने का निर्णय था। डेनिस ने अपने क्षेत्र में एक साथ जीवन शुरू करने का फैसला किया, इसलिए डायने ने ऑस्टिन के उपनगरीय इलाके में अपने घर को बिक्री के लिए रख दिया।
हालांकि ब्रोकर को संपत्ति के लिए $4,35,000 का भुगतान करने का इच्छुक कोई भी नहीं मिला। जासूस आश्चर्यचकित होने लगे कि क्या डेनिस डायने की मौत में शामिल था। उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और वो बिना किसी वकील के फ्रैंक बातचीत करने के लिए सहमत हो गया। 16 नवंबर को मेडिकल परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि डायने की मृत्यु 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास हुई थी। हालांकि एक और दिलचस्प बात यह थी कि डेनिस ने उसे जो शादी की अंगूठी दी थी वो उसकी उंगली पर नहीं थी, लेकिन उसके अन्य गहने उसके बेडरूम में अछूते पड़े थे। शायद अपराधी के डायने के साथ व्यक्तिगत कारण हो सकते थे या अपराधी ने जांचकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए पीड़िता के हाथ से अंगूठी हटा दी थी। अपने इंटरव्यू के दौरान डेनिस ने एक दुखी व्यक्ति का आभास दिया। उन्होंने उससे डायने के साथ उसके रिश्ते और उसकी मंगेतर की मृत्यु के दिन उसके ठिकाने के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि वो उस समय ह्यूस्टन में था। गुरुवार 15 नवंबर की सुबह के समय उसने और डायने ने फोन पर बात की, जिसके बाद उसने पूरा दिन काम पर बिताया और अगली सुबह उससे दोबारा संपर्क नहीं किया। डेनिस फोन द्वारा डायने तक पहुंचने में असमर्थ था, इसलिए उसने उसके वॉइस मेल पर एक संदेश छोड़ा। जैसा कि अब हम जानते हैं, इस समय तक वो महिला पहले ही मर चुकी थी। उसने स्वीकार किया कि उनका रिश्ता आदर्श से बहुत दूर था। उसने उल्लेख किया कि हाल ही में उनके बीच बहस हुई थी। बातचीत खत्म करने से पहले पुलिस ने उसकी उंगलियों के निशान और डीएनए नमूना लिया और उसे जाने दिया। सैद्धांतिक रूप से वो ऑस्टिन शहर आ सकता था, डायने से निपट सकता था और सुबह तक वापस ह्यूस्टन लौट सकता था। डेनिस ने पुलिस स्टेशन छोड़ने से पहले जांच का रुख बदल दिया। उसने कहा कि डायने के सहकर्मियों में से एक ने उसके लिए बहुत अधिक भुगतान किया था। जासूसों ने उसकी बात पर ध्यान दिया क्योंकि डेनिस ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया था वो समय समय पर डायने के घर जाता था और कभी कभी उसके कुत्तों को भी टहलाता था, लेकिन उस व्यक्ति के पास भी एक मजबूत सबूत था और उसे संदिग्ध नहीं माना जा सकता था। हालांकि जब डायने के सहकर्मियों से बात की गई तो अधिकारियों को पता चला कि किसी व्यक्ति ने उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले उसके घर का निरीक्षण किया था। उस व्यक्ति ने अपना खेत बेच दिया और अपने लिए एक घर खरीदने की योजना बनाई। यदि निरीक्षण के बाद उसे ये घर पसंद आया तो उसने कहा कि वो कैश में पेमेंट करेगा। इस आदमी ने घर का निरीक्षण किया और कहा कि वो कुछ दिनों में अपनी पत्नी के साथ घर देखने के लिए वापस आएगा। क्योंकि ये जानकारी उन कुछ सुरागों में से थी, इसलिए पुलिस ने इस रहस्यमय खरीदार को ढूंढने के लिए अपने सभी प्रयास किए। शायद किसी ने उसे देखा होगा जब वो डायने के घर को देखने आया था। जासूसों ने बिक्री के लिए रखी गई सभी संपत्तियों के मालिकों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। जिस इलाके में डायने रहती थी उससे पता चलता है कि पीड़िता का घर ही एकमात्र ऐसा घर नहीं था जिसे ये रहस्यमय खरीदार देखने के लिए आया था। सभी लोगों से पूछताछ की गई। 7 महिलाओं ने डायने की मौत के दिन एक ही कहानी बताई। उनके अनुसार डायने की मौत के दिन एक 35 से 45 वर्षीय व्यक्ति था, बड़ी नाक और काले बालों के साथ। वो एक रियल एस्टेट एजेंट की उपस्थिति के बिना ही घरों को देखने आया था। इस महिला ने कहा कि घर के अंदर जाने के बाद उसने अजीब व्यवहार किया। उसने न तो कोई दरवाजा खोला और न ही कमरों की व्यवस्था देखी। उसे केवल दूसरी मंजिल के बेडरूम में रुचि थी। उसने उस महिला से बेडरूम दिखाने के लिए कहा, लेकिन उस महिला को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहा। यह महत्वपूर्ण बात है कि घर का निरीक्षण करने की अनुमति मांगते समय इस व्यक्ति ने अपना परिचय वाल्टर मिलर के रूप में दिया। पुलिस ने अपने डेटाबेस में इस नाम की खोज की, जबकि एक फोरेंसिक कलाकार ने इस व्यक्ति का स्केच बनाया। ऑस्टिन शहर में वाल्टर मिलर नाम के 2 व्यक्ति थे, जिनमें से वो कोई भी नहीं था। उसकी पहचान करने में उम्र या शक्ल सूरत का विवरण फिट बैठता है। जासूस अपराध स्थल के मकसद को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या अपराधी ने वहां से केवल शादी की अंगूठी ही ली थी, क्या वो अन्य गहने या पैसे नहीं ले सकता था। आखिरकार पीड़िता अमीर थी और लंबे समय से अकेली रहती थी, इसलिए कोई नहीं बता सका कि उसके पास वास्तव में कितने गहने थे। उसने डायने के हाथों को बांधने वाली केबल क्यों हटा दी और उस केबल को अपने साथ क्यों ले गया? क्या वो उसे जानता था? जब पुलिस को डायने का शव मिला तो वो पूरे कपड़े पहने हुए थी और शव परीक्षण से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मृत्यु से पहले किसी ने उसे इंटीमेसी के लिए मजबूर किया होगा। उसकी मृत्यु के बावजूद जासूसों ने उसके घर लौटने और देखे गए निशानों की तलाश करने का फैसला किया, ये मानते हुए कि अपराधी ने घर में कहीं कोई सबूत छोड़ा होगा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद एक संभावित अपराधी का स्केच तैयार था, जो कि शाम के समाचार प्रसारण में दिखाई देने लगा। पुलिस ने चित्र में दिखने वाले व्यक्ति अगर कहीं दिखाई दे तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए कहा। पुलिस के पास उपलब्ध कुछ सुरागों में से एक डायने के घर से एक तौलिए पर पाए गए कुछ छोटे बाल थे। दुर्भाग्य से ये बाल बिना जड़ों के थे, जिससे विशेषज्ञों को पूरा डीएनए सैंपल लेने में दिक्कत हुई। फिर भी जांचकर्ताओं को आंशिक प्रोफेसर प्रोफाइल के परिणामों के लिए उच्च उम्मीदें थी।
इस बीच एक महिला ने जासूसों के साथ इंटरव्यू के दौरान डाइने होलिक मामले में संदिग्ध माने जाने वाले व्यक्ति का स्केच देखने के बाद पुलिस को फोन किया। फोन करने वाली महिला ने कहा कि उसने और उसके पति ने लगभग 6 महीने पहले अपने घर को बिक्री के लिए रखा था। तब वो व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि वो नकद में एक घर खरीदना चाहता है। उसने उनसे कहा कि वो पहले इस घर को देखना चाहेगा, लेकिन इस महिला ने उस अजनबी को घर के अंदर नहीं जाने दिया। उसका पति उस वक्त काम पर गया था और वो अपनी छोटी बेटी के साथ घर पर थी। आदमी ने फिर से घर देखने के लिए कहा और वो अंदर जाने लगा, लेकिन उसे मना कर दिया गया, जिससे वो नाराज हो गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और अंदर जाने की जिद करने लगा, जिस पर महिला ने कहा कि वो पुलिस को बुला लेगी। तब वो वहां से चला गया। महिला डर गई, इसलिए उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस व्यक्ति का नाम और सड़क पर खड़ी उसकी मिनी वैन का नंबर लिख दिया। इसके बाद जब उसने न्यूज पर संदिग्ध का चित्र देखा तो उसे लगा कि वो वही व्यक्ति है जो उस समय उसके घर को देखने आया था। इस प्रकार पुलिस के पास अब लाइसेंस प्लेट नंबर था। डेटाबेस का उपयोग करके उन्हें पता चला कि वाहन का मालिक जिम टेलर नहीं बल्कि पैट्रिक एंथनी रूसो था। वो ऑस्टिन से 40 मिनट की दूरी पर रहता था। वो शादीशुदा था, 2 बच्चों का पालन पोषण करता था और एक चर्च में संगीत बैंड बजाता था। लेकिन उसके अतीत के अधिक विस्तृत विश्लेषण में दिखाया गया कि वो आदमी पूर्व दोषी था, जिसने महिलाओं पर हमलों की एक श्रृंखला के लिए सजा काट ली थी। वो अपने शिकार को केबल संबंधी चीजों से बांध देता था और उनका गला घोट देता था। इस अपराध के लिए अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। रूसो को 20 में से 8 साल की सजा काटने के बाद पेरोल पर जेल से रिहा किया गया था। पुलिस को विश्वास नहीं हुआ कि यह एक संयोग था, इसलिए वो तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद एंथनी रूसो के घर पर गए। एंथनी ने दरवाजा खोला, जो कि पुलिस को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को घर में कोई सबूत नहीं मिला। डाइने की अंगूठी या उसका कोई अन्य सामान वहां नहीं था। उसकी मिनीवैन की तलाशी से भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि पड़ोसियों ने डाइने के घर पर उसकी मृत्यु के दिन एक ऐसी ही कार देखी थी। पुलिस को उसी तरह की कई केबल मिली जिन्होंने डाइने की कलाई पर निशान छोड़े थे। हालांकि भले ही हम इसे साक्ष्य के रूप में माने, फिर भी ये अप्रत्यक्ष है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति किसी भी हार्डवेयर स्टोर से इस तरह की केबल खरीद सकता है। जांचकर्ताओं ने एंथनी को सूचित किया कि उसका नाम एक मामले की जांच के दौरान सामने आया है और उसे अधिक विस्तृत बातचीत के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा, जिसके बाद उन्होंने रूसो से 15 और 16 नवंबर को उसके ठिकानों के बारे में पूछा। उसने कहा कि 15 नवंबर गुरुवार को वो एक धार्मिक रेडियो स्टेशन पर ऑस्टिन गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सका क्योंकि किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। ये रेडियो स्टेशन डाइने के घर से ज्यादा दूर नहीं था। उसके अनुसार वो शाम को करीब 4 बजे घर गया, लेकिन तूफान के कारण थोड़ा भटक गया, इसलिए वो शाम को 6 बजे के आसपास घर पहुंचा। जब उन्होंने उसे डाइने की तस्वीर दिखाई तो उसने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि वो उससे कभी नहीं मिला। उसे अपराध से जोड़ने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को उसे जाने देना पड़ा। लेकिन अगले दिन जब जासूस रेडियो स्टेशन पर गए जिसके बारे में रूसो बात कर रहा था, तो ये स्पष्ट हो गया कि बंद दरवाजों के बारे में उसकी बातें झूठी थी। वहां के कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने उस समय दरवाजे बंद नहीं किए थे। इस बीच एक अन्य महिला ने पुलिस से संपर्क किया। वो भी अपना घर बेच रही थी और उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उस संदिग्ध के स्केच के समान दिखता था। वो महिला अपने बच्चे के साथ घर पर थी जब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक आदमी को एक पैम्पलेट पकड़े हुए देखा। उस पैम्पलेट में घर बेचने का विज्ञापन था, जिसमें उस महिला के घर का विज्ञापन भी शामिल था। उस अजनबी ने कहा कि वो एक घर खरीदना चाहता है और उसने अंदर जाने और पूरा घर देखने की अनुमति मांगी और कहा कि वो कैश में पेमेंट करेगा। इस महिला ने उसे अंदर जाने दिया। हालांकि जब उसने उसे एक बेडरूम दिखाया तो उस व्यक्ति ने उस महिला पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अगले कमरे में से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और तुरंत महिला को छोड़ दिया। इस आदमी ने अपने हाथों में जो पेम्पलेट पकड़ा हुआ था उसे पुलिस ने प्राप्त किया तो उन्हें उस पर एक अच्छी तरह से संरक्षित फिंगरप्रिंट मिला, जो कि फिंगरप्रिंट एंथनी रूसो के थे। लेकिन उसने दावा किया कि उसने बिक्री के लिए घरों को कभी नहीं देखा था। नए साक्ष्य का मतलब है कि एंथनी ने एक झूठा बयान दिया था। वो अभी भी पेरोल पर था और पेरोल की शर्तों को पूरा करने में रूसो की विफलता उसकी गिरफ्तारी का कारण बनी थी। अधिकारियों को डर था कि वो भाग जाएगा क्योंकि वो उसके खिलाफ सबूत की तलाश में थे जो उसे डाइने की मौत से जोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे सलाखों के पीछे रखना ही सुरक्षित होगा। इसके बाद पुलिस उन 15 महिलाओं को ढूंढने में कामयाब रही जिनके घरों को रूसो देखने आया था। ये सभी महिलाएं संदिग्ध की पहचान करने के लिए आई थी। कांच की दीवार के दूसरी तरफ 5 समान कपड़े पहने हुए पुरुषों को खड़ा किया गया, जिनमें से उन महिलाओं को ये पता करना था कि एंथनी रूसो कौन है।
इसके बाद 15 में से 10 महिलाओं ने एंथनी रूसो को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जो उनके पास घर देखने आया था, और बाकी 5 महिलाएं उसकी पहचान करने में विफल रही। पुलिस ने फिर से रूसो से पूछताछ की, लेकिन अब वो जानता था कि उन्होंने उसके झूठ का खुलासा कर दिया है। हालांकि इसने उसे अपनी बेगुनाही घोषित करने से नहीं रोका। इसके बाद लैब में ये पुष्टि हुई कि डायने के घर से तौलिए पर पाए गए बालों का माइटोकॉन्ड्रियल अनुक्रम एंथनी रूसो के डीएनए से मेल खाता है। हालांकि ये केवल आंशिक साक्ष्य था, जिससे थोड़ी ही संभावना थी कि बाल किसी और के भी हो सकते हैं। इस प्रकार जांच में बहुत सारे अप्रत्यक्ष साक्ष्य थे, लेकिन डायने होलिक की मृत्यु के साथ रूसो को जोड़ने वाला एक भी प्रत्यक्ष सुराग नहीं था। उसके घर से जब्त किए गए कंप्यूटर की जांच करने के बाद विशेषज्ञों को एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाली सर्च हिस्ट्री मिली। रूसो एक 37 वर्षीय व्यक्ति था जिसके 2 बच्चे थे, और वो एक चर्च में नियमित रूप से जाता था। वो एडल्ट वेबसाइट का लगातार उपयोग करता था, जहां उसने इंटीमेसी के दौरान गला घोटने के बारे में वीडियो देखे थे और लेख पढ़े थे। इससे भी अधिक खुलासा करने वाली बात ये थी कि डायने की मृत्यु से कुछ दिन पहले उसने एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक पुरुष पात्र खरीदार के वेश में एक अकेली महिला के घर में प्रवेश करता है और उसका गला घोट देता है, और बाहर निकलते समय कीमती सामान अपने साथ ले जाता है, ताकि हर कोई ये सोचे कि उसका मकसद डकैती था, बल्कि गला घोटकर अपनी प्यास बुझाने की इच्छा नहीं थी। जासूसों ने गहनता से रूसो और उसकी पत्नी के जीवन के वित्तीय पहलुओं का अध्ययन किया। लगभग $2000 की बचत के कारण वो एक नया घर खरीदने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा उसने और उसकी पत्नी ने अभी तक उस घर के लिए भी बैंक को भुगतान नहीं किया था जिसमें वो फिलहाल रह रहे थे। हालांकि पुलिस के पास इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। पुलिस ने एंथनी रूसो पर 5 फरवरी 2004 को डायने होलिक की जान लेने का आरोप लगाया। डायने की मौत के 2 साल बाद वो अदालत में पेश हुआ। 14 महिलाओं ने शपथ के तहत गवाही दी कि रूसो ने उनसे एक घर खरीदने के बारे में संपर्क किया था। वो डायने की मौत से कुछ दिन पहले उनमें से कुछ महिलाओं से मिलने गया था, लेकिन उन्होंने उसे अपने घर में नहीं आने दिया। रूसो जिस भी घर में गया था उनमें से सभी महिलाओं की उम्र लगभग एक ही थी। इससे संकेत मिलता है कि वो घर में दस्तक देने से पहले घर के मालिकों को देख रहा था। उसकी रुचि एक विशिष्ट प्रकार की महिलाओं में थी। जैसा कि डायने ने अपने एक सहकर्मी को बताया था कि एक संभावित खरीदार उनके घर को देखने के लिए आया था। अभियोजकों ने सुझाव दिया कि 15 नवंबर को पहली बार घर देखने के बाद रूसो को एहसास हुआ कि डायने अकेली रहती है। फिर वो दूसरी बार डायने के घर पर आया और रूसो ने डायने से अपना घर दिखाने के लिए पूछा। इस बार वो एक विशेष उद्देश्य के साथ वहां आया था। इसके बाद उसने अपने सभी कार्यों को अंजाम दिया और कोई निशान न छोड़ने की कोशिश की। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए डायने ने उसे अपने हाथ और चेहरे को पोंछने के लिए एक तौलिया दिया। उसने लापरवाही से इस तौलिए का यूज किया और सोफे के पीछे फेंक दिया। घर दिखाते समय जब वो दूसरी मंजिल पर थे, तब रूसो ने उस पर हमला कर दिया और केबल से उसका गला घोट दिया। अभियोजकों का मानना था कि रूसो ने गला घोटने की प्रक्रिया का आनंद लिया, जिसके कारण डायने जीवित नहीं रह पाई। ये सब अभियोजक के कार्यालय का एक संस्करण था। रूसो की पूर्व और वर्तमान पत्नियों ने भी मुकदमे में बात की। उन दोनों ने कहा कि एंथनी ने गला घोटने की प्रक्रिया का आनंद लिया होगा, ये याद करते हुए कि उसकी पहली सजा इसी तरह के अपराध के लिए थी। 11 घंटे की चर्चा के बाद जूरी ने पैट्रिक एंथनी रूसो को दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन उसने अपने आपराधिक इतिहास के बावजूद कभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। रूसो फिर से पैरोल के लिए पात्र होगा। वो 2044 के लिए अपना पहला आवेदन दाखिल कर सकता है और उस समय उसकी उम्र 80 वर्ष से कुछ अधिक होगी। रूसो की सजा के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि उसे उचित सजा मिली? कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की ट्रू क्राइम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।